अस्सलाम स्टूडेंट्स, विंटर 2023 का क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था लेकिन मुश्किल सवाल नहीं था। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ शिफा इक्विपमेंट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। द कंपनी सप्लाइज टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रोड्यूसेस टेस्टिंग किट्स विच आर यूज्ड बाय द क्लिनिकल लेबोरेटरीज फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। कंपनी जो है वो टेस्टिंग इक्विपमेंट भी सप्लाई करती है और जो टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रोड्यूस द टेस्टिंग किट, सही है। The company imports the testing equipment but manufacture the testing kit in-house, सही है। The testing equipment sold by the company is only compatible with the testing kits produced by the company. Testing kits are consumable items for a laboratory whereas the testing equipment is an asset with a useful life of 6 years. तो यार अगर मैं इस चीज़ को यूँ देखूँ, एक टेस्टिंग इक्विपमेंट है और एक टेस्टिंग किट है मेरे प्यारे बच्चे, सही है। जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है इसकी ये लोग कह रहे हैं यूजफुल लाइफ 6 साल है और ये इमीडिएट जो किट है वो तो इमीडिएट बेसिस पे कंज्यूम हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो सप्लाई करते हैं किसको सप्लाई करते हैं भाई? यूज बाय द क्लिनिकल लेबोरेटरीज फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। और ये दोनों चीज़ें ये लोग सप्लाई करते हैं, किसको सप्लाई करते हैं भाई? ये सप्लाई करते हैं लेबोरेटरीज को। तो लेबोरेटरी को जब ये टेस्टिंग इक्विपमेंट देते हैं तो वो किट से वो सिर्फ उस टेस्टिंग इक्विपमेंट में यूज़ हो सकती है, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं लेबोरेटरीज में। The testing equipment sold by the company is only compatible, अच्छा हो गया ये। In order to expand the company's business, a new sales scheme was introduced in October 2022. आपका ईयर एंड है 30 सितंबर 2023। The company's management identified that setting up a new laboratory requires the significant initial investment. अब वो ये कह रहा है कि यार लोग है ना मेरी ये इक्विपमेंट और टेस्टिंग किट खरीद नहीं रहे। खरीद क्यों नहीं रहे? बिकॉज जो लेबोरेटरी है वो महंगी पड़ती है, सही। उस लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग इक्विपमेंट टेस्टिंग किट होगी ना, तो लेबोरेटरी जो है वो महंगी पड़ती है। रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट स्पेशली फॉर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स टू फैसिलिटेट द सेटिंग अप ऑफ अ न्यू लेबोरेटरी to facilitate the setting up of the company offered testing equipment without any payment। तो वो कह रहे हैं कि यार आप लेबोरेटरी लगाओ, सही है, आप लेबोरेटरी लगाओ, टेस्टिंग इक्विपमेंट के हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, सही है। आप लेबोरेटरी लगाओ, टेस्टिंग इक्विपमेंट हम आपकी लेबोरेटरी में जाके इंस्टॉल कर देंगे। टू फैसिलिटेट सेटिंग अप ऑफ न्यू एसएल ऑफर्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट विदाउट एनी पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन अ गारंटीड परचेज ऑफ अ टेस्टिंग किट्स ओवर अ 5 year पीरियड, सही है। बशर्त यह है कि अगले 5 साल तक आपने हमसे पे टेस्टिंग किट्स खरीदनी है। The company believes that this initiative will also help in generating stable and regular cash flow for its business. Other key features of this scheme are as follows. The price of the testing kit sold under this arrangement is higher compared to the regular standalone price. अब जाहिर सी बात अब समझने की कोशिश करेगा, लेबोरेटरी आप लगाओ, टेस्टिंग किट मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा, उसके पैसे आप मुझे नहीं देना। टेस्टिंग इक्विपमेंट मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा, उसके पैसे नहीं देना। लेकिन जाहिर सी बात है जो टेस्टिंग किट होगी उसमें कुछ मैं ज़्यादा मार्जिन रखूंगा। द प्राइस ऑफ टेस्टिंग किट सोल्ड इन दिस अरेंजमेंट इज हायर कंपेयर टू द रेगुलर स्टैंडर्ड प्राइस। The agreement is non-cancelable and a penalty is imposed if the committed quantity of testing kit is not purchased over the 5 year period. If the committed quantity of the testing kit is not purchased over the period of 5, तो अगले 5 साल में आपने इतनी 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी खरीदनी है। The company retains the right to recover the testing equipment in case of default. However, after the successful completion of the 5 year agreement, customer can purchase the testing kit at a regular stand-alone price. 5 साल खत्म हो जाए उसके बाद जाके अब आपने जो भी इसकी रेगुलर प्राइस होगी ना टेस्टिंग किट की, ओल्ड स्कीम के हिसाब से अगर हम देखें 73,000 रुपये की है तो आप 1,000 रुपये की खरीदना। अब 5 साल पूरे हो चुके हैं तो अब आप 1,000 रुपये की खरीदना। द मैथमेटिक्स इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्केड्यूल रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल में क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है? सेल ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट 9 मिलियन के टेस्टिंग इक्विपमेंट सेल करें जिसकी क्वांटिटी 40 थी, 360 मिलियन बनता है। टेस्टिंग किट जो ओल्ड स्कीम के हिसाब से बेची है वो 1,000 रुपये के हिसाब से बेची है, 73,000 क्वांटिटी बेची है, 73 मिलियन। टेस्टिंग किट न्यू स्कीम जो बेच रहे हैं वो 1,500 के हिसाब से बेच रहे हैं, 2,92,000 की है, 4,38,000 का ये अमाउंट हो गया। डिस्काउंट फॉर टेस्टिंग इक्विपमेंट, यहाँ उसने डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया, वही डिस्काउंट है जो के ऊपर है बिकॉज इसके पैसे तो चार्ज नहीं करे, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो ये माइनस करके उसने जो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया वो 511 मिलियन का करा है। दिस हैज रिजल्टेड इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन बिजनेस। इन द प्रीवियस ईयर ओनली 20 टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड 1,06,000 टेस्टिंग किट्स वर सोल्ड। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन द ड्राफ्ट एफएस इज 200 मिलियन। फर्दरमोर एक्सेस फंड इन्वेस्टेड बाय द एचसीएल अर्नड एन एनुअल रेट ऑफ 18.5%, सही है। सवाल की रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू स्कीम ऑन द ऑडिट ऑफ एचसीएल, ऑल्सो स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म फॉर द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन। 17 नंबर का सवाल है तो आपने इवेल्युएट भी करना है और आपने ऑडिट प्रोसीजर बता रहे हैं। तो मतलब अगर मैं 7-8 चीज़ें इवेल्युएट कर दूँ, 7-8 ऑडिट प्रोसीजर बता दूँ तो यहाँ मुझे अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है रिपोर्टिंग एप्लीकेशन बताएं अगर एचसीएल एग्री नहीं करता बच्चों। अब देखें मसला क्या है इस सवाल में। अगर एक सिंपल सी आप एक चीज़ देखें, एक लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री में इक्विपमेंट मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, मतलब खरीद मैं रहा हूँ। अच्छा ये लिखा हुआ भी है ना, एचसीएल सप्लाइज द टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रोड्यूस द टेस्टिंग किट। तो सप्लाइज जो होता है
और ये इंपोर्ट करता है टेस्टिंग इक्विपमेंट, तो एचसीएल इंपोर्ट, तो इसका मतलब है मैंने कहीं बाहर से एक टेस्टिंग इक्विपमेंट को इंपोर्ट करा, तो मेरी बुक्स में एक एंट्री पड़ गई होगी, एसेट डेबिट हो गया होगा, बैंक या पेबल जो है वो क्रेडिट हो गया होगा। अब वो टेस्टिंग इक्विपमेंट को जो है मैंने क्या करा, मैंने सामने वाले को कहा भी तू लेबोरेटरी लगा, तो ये टेस्टिंग इक्विपमेंट ये तू 90 लाख रुपए की टेंशन क्यों ले रहा है, सही है, 90 लाख की टेंशन ना ले, टेस्टिंग इक्विपमेंट मैं तुझे फ्री में लगा के दूंगा, सही है, बशर्त ये है कि तुम अगले 5 साल तक मेरे साथ खरीदते रहोगे चीज़ें और हर क्वांटिटी जो है ना मैं तुम्हें 1500 रुपये की बेचूंगा। तो टेस्टिंग इक्विपमेंट जो है मैंने उसके पास जाके, अब मेरे पास से निकल गया, मतलब मेरे वेयर हाउस से निकल चुका है, उसकी लेबोरेटरी में जा चुका है। उस टेस्टिंग इक्विपमेंट को यूज़ कौन करेगा, उस टेस्टिंग इक्विपमेंट से बेनिफिट कौन लेगा, सही है, वो टेस्टिंग इक्विपमेंट किसके कंट्रोल में होगा, क्या वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल इक्विपमेंट है, एसेट है, इन सारी चीज़ों का अगर आप देखें द आंसर इज़ यस। तो इसका मतलब है कि आप जो हैं ये तो टेक्निकली स्पीकिंग ये तो उसकी बुक्स में एक राइट टू यूज़ एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए, सही, ये तो IFRS 16 यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, लीजेस का स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। क्यों, बिकॉज एसेट तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके कंट्रोल में है नहीं, खरीदा आपने था, यूज़ वो कर रहा है, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट वो उससे ड्राइव कर रहा है। तो अगर ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, मतलब मैं इसके आंसर के लिए ना कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं, सिंपल सी जो चीज़ें होती है ना वो इवैल्यूएशन में भी लिख दूँ ना बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, a lease is defined as a contract or a part of contract that conveys the right to use an asset for a period of time in exchange of consideration। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही है। conveys the right to use an asset, तो asset है, हाँ जी टेस्टिंग इक्विपमेंट है। for a period of time है, हाँ जी 5 साल के लिए। in exchange for consideration है, yes in exchange for consideration है, 1000 की चीज़ है 1500 की बेच रहा हूँ, सही है। Applying this definition, some management that do not take the legal form of a lease, अभी देखिए ये legal form of a lease लग नहीं रही, but may still meet the definition of a lease under the standard, and not all the transactions involve the legal form of a lease will fall within the definition. Requirement to assess whether a contract is or contain a lease. At inception of a contract, an entity is required to assess whether the contract is or contain a lease. A contract is or contain a lease if the contract conveys the right. अब इसी definition को वो कह रहा है, right to control the use of an identified asset। क्या ये asset identified है? सारी की सारी टेस्टिंग किट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, की एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन के द एसेट मस्ट बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कन्वे द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ दैट आइडेंटिफाइड एसेट फॉर पीरियड ऑफ टाइम। कस्टमर के पास राइट है कि वो इस एसेट को कंट्रोल कर सकता है, सही, वो इस एसेट को कंट्रोल कर सकता है। टू असेस वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन एसेट, अब वो कंट्रोल की बात कर रहा है, एंड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू असेस वेदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज द कस्टमर हैज बोथ ऑफ द फॉलोइंग, द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट। उस टेस्टिंग इक्विपमेंट से जितनी भी टेस्टिंग किट्स वगैरह करेगा सारा इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास जाएगा, सारा इकोनॉमिक बेनिफिट कस्टमर के पास जाएगा फ्रॉम द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट एंड द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। वो सुबह 8 बजे दुकान खोले, सुबह 9 बजे खोले, 10 बजे खोले, 4 घंटे के लिए खोले, 8 घंटे के लिए खोले, 15 घंटे चलाए, 20 घंटे चलाए, ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है प्यारे बच्चों। इसका मतलब है इवैल्यूएशन। तो आपने पहली चीज़ इवैल्यूएशन में ये लिखनी थी कि मुझे एज एन ऑडिटर ये कंसिडर करना पड़ेगा, कि कहीं ये ट्रांजैक्शन लीज तो नहीं है। अब इवैल्यूएशन में आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू असेस वेदर ये ट्रांजैक्शन लीज है कि नहीं, तो मुझे कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करने पड़ेंगे एंड दैट फैक्टर इज क्या एसेट आइडेंटिफाइबल है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम है, क्या कस्टमर उस एसेट को कंट्रोल कर रहा है। ये जो कीवर्ड्स मैंने ऊपर आपको बताएं, आपने इसको लिखना है और इसी के ऊपर इवैल्यूएशन में आपने फौरन से इसी के ऊपर प्यारे बच्चों इवैल्यूएशन में आपने कमेंट्री करी, आपने कहा यस टेस्टिंग किट्स आर द स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट, सही है। एग्रीमेंट ये कन्वे कर रहा है कस्टमर को टू यूज़ दैट एसेट, सही है, और ये यूज़ जो एसेट कर रहा है ये इस एसेट को कंट्रोल कर रहा है बिकॉज सब्सटेंशियली सारा इकोनॉमिक बेनिफिट वो इस एसेट से ड्राइव करेगा और उसी के पास राइट होगा कि इस एसेट को किस तरीके से यूज़ करना है। कल कोई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 साल तक कमिट कर लिया है उसने, 5 साल तक कमिट कर लिया उसने कि वो आपसे खरीदेगा, सही है। तो आपके पास फिक्स रेंटल पेमेंट टाइप चीज़ें आ रही हैं, तो 5 साल तक उसने आपसे अरेंजमेंट कर लिया है कि जी मैं आपसे एक किट खरीदूंगा। अब इस एसेट को कुछ भी हो, सुनिएगा मेरी बात, इस एसेट को कुछ भी हो, सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर का है, सही है। ये जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है प्यारे बच्चों, इसको कुछ भी हो, इसमें इसने कमिट कर लिया है सामने वाले से कि मैं आपसे 5 साल तक इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा। इसका मतलब है रिस्क एंड रिवॉर्ड भी सारा का सारा एसेट से रिलेटेड जितना भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सारा का सारा कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। अगर हम सवाल देखें, सेकंड चीज़ पेनल्टी लगेगी अगर आपने वो टेस्टिंग किट नहीं खरीदी। अब जब प्रोसीजर मुझे लिखना है तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अब तक सवाल एग्जामिनर किसके, लेसी के अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से पूछता था, यहाँ पे लेसॉर है, सही है, यहाँ पे लेसॉर है। तो इसका मतलब है जितनी चीज़ें भी प्यारे बच्चों आपने इवैल्यूएशन में लिखी, बच्चों जितनी चीज़ें भी मैंने इवैल्यूएशन में लिखी है,
अब इसके अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा, आप देखें, अब जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं ना, कोशिश करें आप सबसे पहले एग्रीमेंट देखेंगे, सही है। एग्रीमेंट में क्या चीज़ देखेंगे, एग्रीमेंट में आप ये चीज़ देखेंगे कि क्या एसेट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है, जिस कस्टमर के साथ एग्रीमेंट हो रहा है क्या उसके एसेट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है, आप ये देखेंगे, बिकॉज इससे पता चलेगा कि लीज है कि नहीं है, सही है। उसके बाद आप एसेट पढ़ेंगे ये असेस करने के लिए कि क्या वाकई में कंट्रोल ट्रांसफर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या वाकई में कंट्रोल ट्रांसफर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो लिखा हुआ है कि ये फिक्स क्वांटिटी कमिटेड क्वांटिटी खरीदी जाएगी, तो क्या ये वाकई में एग्रीमेंट में लिखी हुई भी है कि नहीं लिखी हुई, सही है। सेलिंग प्राइस क्या लिखी हुई है, सही है। देखिए आपको अब एक नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज, ये सारी चीज़ अगर आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, लीज रिसीवेबल आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपको सेलिंग प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस चाहिए होगी, आपको क्वांटिटीज चाहिए होंगी कि भाई कितनी फिक्स कमिटेड क्वांटिटी है और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो अगले 5 साल के, अच्छा एक और चीज़ देखें, यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों, यूजफुल लाइफ 6 साल है, और कॉन्ट्रैक्ट का टर्म कितना है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है 5 साल। तो आपने ये एग्रीमेंट में देखना होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का टर्म 5 साल है भी या नहीं, और आपने ये भी देखना होगा सप्लायर की डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन कि क्या वाकई में यूजफुल लाइफ 6 साल है, बिकॉज 6 साल में से मेजॉरिटी पीरियड के लिए अगर मैं ही एसेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ही सारा सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट यूज़ कर रहा हूँ, सही है। अब आप बताएं यार, ये चीज़ देखें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें लिखी हुई, क्वांटिटी 2 बार आ गया, फिक्स कमिटेड, अच्छा कमिटेड क्वांटिटी का क्लॉज भी देखना है और टोटल क्वांटिटीज भी देखनी है आपने, सही है। 7 यार 7 प्रोसीजर, तो आपने एग्रीमेंट, आपने ये जो सेल्स का एग्रीमेंट है, लीज का एग्रीमेंट है, उसको आपने देखना है टू असेस कि क्या एसेट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है, क्या कंट्रोल वाकई में ट्रांसफर हो रहा है, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड ऑनरशिप उसको ट्रांसफर हो चुकी है, क्या फिक्स एंड कमिटेड क्वांटिटी क्लॉज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, क्या उसके साथ पेनल्टी का क्लॉज लिखा हुआ है, इसलिए बिकॉज ये चीजें सपोर्ट कर रही है लीज के लिए। सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो टेस्टिंग किट है उसको तो पैसे नहीं मिल रहे, तो टेस्टिंग इक्विपमेंट के पैसे तो नहीं मिल रहे, तो टेस्टिंग किट जो होगी उसकी सेलिंग प्राइस क्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी वो खरीदेगा, जो फिक्स क्वांटिटी है वो आपको पता होना चाहिए। भाई अगर आपने एक चीज़ को आज रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है तो फ्यूचर की पेमेंट्स को आपने डिस्काउंट करना पड़ेगा। फ्यूचर की पेमेंट्स कैसे निकलेगी, जब आप सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एग्रीमेंट में क्वांटिटी की अमाउंट लिखी हुई है, एग्रीमेंट में सेलिंग प्राइस लिखी हुई, आपने ये ले ली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये आप कब तक बनाओगे, एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना है, 5 साल, तो कैश फ्लोस 5 साल तक प्रोजेक्ट होने चाहिए। इस 5 साल को आपने देख लिया बच्चों, जहां आपने ये काम कर लिया, अब आप कहोगे कि मैं फ्यूचर कैश फ्लोस प्रोजेक्ट करूंगा, उसको डिस्काउंट करूंगा यूजिंग द डिस्काउंट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, जो भी आपका इम्प्लिसिट इन द लीज डिस्काउंट रेट होगा आप वो करेंगे। आप ये चेक कर लेंगे कि क्या डिस्काउंट रेट जो मैनेजमेंट ने लिया है क्या वो अप्रोप्रिएट है। अब अगर इम्प्लिसिट रेट इन द लीज निकालना है तो फ्यूचर कैश फ्लोज को मुझे किसी ऐसी वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, वो वैल्यू फेयर वैल्यू की। तो आप चाहें तो एक दो प्रोसीजर और लिख दें कि क्या मैनेजमेंट ने फेयर वैल्यू सही डिटरमाइन करी भी है या सही डिटरमाइन नहीं करी प्यारे बच्चों। इसके बेसिस पे आप अपनी बुक्स में इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके बेसिस पे आप अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करेंगे। सही, फाइनेंस लीज है, उसके बेसिस पे आप अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज का रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास सवाल पढ़ के अगर आपको ये लग रहा है कि यार क्या कहते हैं 2-3 चीज़ों को आप मुश्किल बना लेते हैं ना, मुश्किल ना बनाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, चीज़ों को सोचें, एनालाइज करें, और जो समझ में आ रहा है ना, जो आप सोच रहे हैं कि यार ये लीज है कि रेवेन्यू, वो लिखें इवैल्यूएशन में, सही है। और इवैल्यूएशन में लिखने के बाद फिर आप जाके जब आपने इवैल्यूएशन में आपने कहा ये लीज लग रहा है, सही, लीज पे कंक्लूड करें और आगे जाके फिर आप लीज के प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर क्या मुश्किल है मुझे बताएं, जब थोड़ा बहुत अगर हम सोचें तो क्या मुश्किल है हमारे लिए कि हम थोड़ा सा अपने आंसर को इस तरीके से थोड़ा सा ड्राफ्ट कर लें बच्चों।